नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी सुनाने से पहले जो है एक हादसा जो हुआ जम्मू कश्मीर में, जो कि उसी से रिलेटेड था जो बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में। उमर जो कि एक आतंकवादी था, डॉक्टर भी था, और जो मटेरियल उसी ब्लास्ट में यूज हुआ था वही मटेरियल जो है जम्मू में नौगांव पुलिस स्टेशन जो है उसमें वही बारूद जो है संभाल के रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट, जो कि फरीदाबाद से जो है 2900 किलो बरामद हुआ था। 360 किलो जो है मुजम्मिल के रूम से बरामद हुआ था, और बाकी जो था अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो पूरा का पूरा जो है नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा था या उसका कुछ हिस्सा रखा था। लेकिन 15 सितंबर की रात 11 बजे लगभग 11:22 पर ये ब्लास्ट हुआ। और पहले तो ये लगा कि किसी ने हमला कर दिया, लेकिन बाद में जो है वहाँ के जो डीजीपी हैं नलिल प्रभात, उन्होंने ये क्लियर किया कि ये जो है इसकी सैंपलिंग की जा रही थी। जब सैंपल ले रहे थे कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसमें कुछ मिलाया तो नहीं गया है, या कोई ऑयलिंग इसकी तो नहीं की गई है जिससे ये ब्लास्ट हो जाए। लेकिन जब सैंपलिंग की जा रही थी उसी वक्त जो है इसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के दौरान जो है आसपास की जो बिल्डिंगें थी वो हिल जाती हैं। उसमें आसपास जो लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। 9 लोगों की मौत हो जाती है, और जिनकी डेथ हो गई उसमें एक दर्जी था जो कि सील कर रहा था, उनको सिल रहा था बाकी चीज़ों को, सैंपल्स को। 2 वहीं के एक इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन के ही, जो कि ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। 3 लोग जो है फॉरेंसिक टीम के मेंबर थे, और 2 फॉरेंसिक टीम के जो है फोटोग्राफर थे जो सारी चीज़ों की फ़ोटो ले रहे थे। 2 रेवेन्यू ऑफिसर थे। तो कुल मिलाकर जो है 9 लोग जो थे जिनकी मौत हो गई इसमें। अब सवाल यह है कि क्या ये जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था ये केवल और केवल इतना ही था, या देश के कुछ हिस्सों में अभी भी है? तो इस पर अभी जांच चल रही है, और आगे जो होगा अपडेट आती रहेगी। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है कि ये है तो पुलिस के लिए, लेकिन कई बार हम लोगों पर भी ये अप्लाई होती है कि जो कई बार आलस आ जाता है, कई बार हमारा मन नहीं होता है काम करने का। अगर हर एक इंसान अपना काम सही तरीके से करे तो बहुत सी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो सकती हैं। और इसमें ये कहा गया कि अगर पुलिस अपना काम ठीक से करे तो बहुत सारे क्राइम सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये कहानी केवल और केवल पुलिस के लिए नहीं है। हम हर बार जो होता है, कई बार पुलिस पे सवाल उठा देते हैं, कई बार नेताओं पे सवाल उठा देते हैं, कई बार जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर लेना चाहते हैं। आज की कहानी जो है एक पिता की है, जो कि हम कह सकते हैं कि जब पुलिस से उसको न्याय नहीं मिला तो बेटे की मौत हुई, और मौत के बाद जब पुलिस कातिल को नहीं ढूंढ पा रही थी तो वो खुद जुट गया और उसने कातिल को खोज निकाला। ये कहानी जो है ये बेंगलोर की है। बेंगलोर का एक लड़का जिसका नाम था किरण यादव। किरण यादव जो है रोज की तरह अपने स्कूल जाता है, और स्कूल जाता था वापस आ जाता था। एक दिन 4 फरवरी 2025 की बात है, 4 फरवरी 2015 की ये बात है, ये 10 साल पुरानी कहानी है। 4 फरवरी 2015 को जो है किरण सुबह स्कूल गया, लेकिन शाम हो गई, स्कूल का टाइम हो गया, तब भी वापस नहीं आया।
घर पर माँ उसका इंतजार कर रही थी। लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे बीत गए, फिर भी नहीं आया। फिर उन्होंने जो है किरण के पिता को खबर दी। जब उन्हें पता लगा तो वो भी भागते हुए घर आए, स्कूल पहुंचे। स्कूल में पूछा कि किरण आया था, तो पता चला हाँ आया था, स्कूल अटेंड किया, उसके बाद वो वापस गया। फिर वो वापस घर आते हैं, बस उसके कलीग, दोस्त, क्लासमेट, इनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है, वो भी कहते हैं हाँ आया था और बस में भी था और जहाँ रोज उतरता है वहीं उतरा था वो। फिर बस वाले से बात की जाती है, तो बस वाला कहता है कि जहाँ रोज उतरता है वहीं उतारा था। अब सवाल बस वाले पर भी नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि किरण अकेला नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे, कई सारे टीचर्स बस में थे। जहाँ पे उसने किरण को उतारा तो सभी ने देखा। बस वाले से पूछताछ होती, वो भी सारी चीजें बता देता, हाँ आया था, उतारा था। ये सारी बातें होती रहती हैं। फिर जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस को खबर दी जाती है। फिर पुलिस अपना जांच करना शुरू करती है। अब पुलिस जांच कर रही थी, पुलिस ने स्कूल में पूछताछ की, फिर जो है आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अब किरण के जो पिता थे वो रोज जो है पुलिस के चक्कर लगाते थे, पुलिस स्टेशन जाते, बात करते, लेकिन बाद में वही होता कि वो वापस चले आते। अब धीरे धीरे ये चलता रहा। किरण यादव जो उनके पिता थे, उनका नाम था वीएन रवि। रवि जो हैं एक दो बार पुलिस वालों से कहते भी हैं कि कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, आप ढूंढ नहीं पा रहे मेरे बेटे को। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमारे पास काम बहुत है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वीएन रवि जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वहां पे केस बहुत सारे थे और जो पुलिस की टीम थी वो बहुत छोटी थी। फिर उन्हें एहसास होता है कि वो खुद क्यों ना अपने बेटे की तलाश करें। फिर वो करते क्या है कि पूरे उस रास्ते में टहलते हैं जहां पर उनका बेटा उतरता था। उस स्कूल का नाम था विश्व भारती स्कूल। यहीं पे रवि जो है, सॉरी, किरण जो है वो हर रोज यहीं पर उतरता था और लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका घर था और वहीं से वो घर जाया करता था। फिर विश्व भारती स्कूल से जो है अपने बेटे के स्कूल तक वो जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन पुलिस जो है अभी भी ढूंढ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 6 दिन बीत जाते हैं। 10 फरवरी आ जाती है। 10 फरवरी को जो है पुलिस स्टेशन से फोन आता है और वीएन रवि और उनकी वाइफ परमिला को बुलाया जाता है। वीएन रवि और उनकी वाइफ परमिला जब वहां पहुंचती हैं तो एक सड़क थी और पास में झाड़ियां थी, झाड़ियों के पीछे एक लाश पड़ी हुई थी। वीएन रवि को वहां ले जाया जाता, दिखाया जाता है, वो देखकर जो है चीख पड़ते हैं, क्योंकि वो लाश जो थी वो उनके बेटे की थी। अब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। अभी तक बेटे की जिंदा लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं रही। फिर धीरे धीरे अब वीएन रवि को लगने लगा कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। एक दिन वीएन रवि जो हैं उनको ख्याल आता है कि क्यों ना आसपास के जो कैमरे लगे हैं उनको चेक किया जाए। अब वो जो भी जहां पे बेटा उतरता था वहां से लेकर और जहां पे लाश मिली थी उस रास्ते पर वो पहले जाते हैं और वहां पर जो है वो ये सर्च करते हैं कि यहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है, इस पर देखते हैं। फिर
आसपास में जो गाड़ियां निकलती थी उनको रोकते थे, उनसे पूछते थे कि 4 से 10 तारीख के बीच में कोई अजीब सी चीज आपको यहाँ पर दिखी। मतलब जितने लोगों से हो सकता था उतने लोगों से वो पूछते थे, राहगीरों को रोकते थे, वहां पे जो कोई काम करता दिख जाता था उनसे पूछते थे कि यहाँ पर कोई अजीब सी घटना घटी, मेरा बेटा मर गया है, मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। तो लोगों को भी सिंपैथी रहती थी कि हाँ कोई इंसान मदद मांग रहा है, तो लोग मदद करते थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। उसके बाद जो है वो जहां पर बेटा उतरता था उस स्कूल का नाम था विश्व भारती स्कूल, और जहां पढ़ता था उसका नाम था श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल। अब इस रास्ते पर वो अपने बेटे को सर्च करना शुरू कर देते हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज, कैमरे, सब कुछ चेक करते हैं, और जहां पे उसके बेटे की लाश मिली थी वहां उस रास्ते में भी जो सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं उनको सर्च करते हैं, एक एक कैमरे को चेक करते हैं, जिसकी भी दुकान पर जाते थे, जिसके भी घर कैमरे लगे होते थे उनके घर जाते थे। अब जब जिसकी दुकान पर जाते थे और बताते थे कि मेरा 14 साल का बेटा था और उसकी जो है किसी ने हत्या कर दी, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है, हमें सीसीटीवी फुटेज देखने हैं, तो लोगों को सिंपैथी रहती थी, कोई मना भी नहीं करता था, और जितना वक्त लगता था लोग उनकी मदद करते थे। ऐसे चलता रहा, लगभग 7 दिन बीत जाते हैं और उनको कोई क्लू नहीं मिलता, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सारी चीजें ऐसे चलती रहती हैं। लेकिन 8वें दिन जब वो सीसीटीवी चेक कर रहे थे, इस दौरान कहते हैं कि लगभग 45 से 75 कैमरे उन्होंने चेक कर डाले थे 7 दिनों में। 75 कैमरे उन्होंने 75 कैमरों की फुटेज और सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ उन्होंने देखी थी, और जो भी उन्हें क्लू मिलता था वो उसकी फोटो लेते थे, अपने पास सेव करके रखते थे। 8वें दिन जब वो कहते हैं कि सीसीटीवी चेक कर रहे थे किसी एक की दुकान पर, किसी एक के घर में, तो वहां चेकिंग के दौरान बहुत रफली उन्हें एक बाइक दिखाई देती है, ब्लैक कलर की बाइक थी, और उन्हें दिखाई देता है कि एक लड़का बैठा उस बाइक पर पीछे, जो कि उन्हीं के बेटे के स्कूल में जो ड्रेस चलती थी वही ड्रेस पहने हैं। असल में वो था उनका बेटा ही। तो पहले तो वो बाइक जो है वो रफ्तार में निकल जाती है, वो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि वो रिवर्स करवाते हैं। जब रिवर्स करवाते हैं तो उन्हें कुछ एहसास होता है कि ये बच्चा जो है लग रहा है उनका ही है। वो सीसीटीवी फुटेज वहां से उठाते हैं, फिर ऐसे 4-6 दुकानें और देखते हैं। तो जैसे जैसे वो बाइक मूव हो रही थी तो कहीं पर जो है कई बार साफ दिखता था, कई बार साफ नहीं दिखता था, लेकिन जब 4-5 कैमरे उसी टाइमिंग के, जिस टाइम पर वो बाइक दिखी उसी टाइम के जब 4-5 कैमरे सर्च किए गए, एक जगह पर जो बाइक चला रहा होता है वो लड़का उन्हें दिख जाता है। जब ये लड़का दिखता है तो उसको देखकर जो है वीएन रवि बड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं था, वो एक 22 साल का लड़का था जिसका नाम था मंजूनाथ। और उस मंजूनाथ को वीएन रवि जानते थे। वो ऐसे जानते थे क्योंकि वो उन्हीं के पास में एक लैंडलॉर्ड का बेटा था, और उसके पिता जो थे वो उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो किराए से मकान दे रखा था उन्होंने लोगों को। वीएन रवि, मंजूनाथ था उसका नाम। अब ये फुटेज लेकर जो है, ये सारी फुटेज वो कलेक्ट करते हैं, और एक दिन अगले दिन जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमने जो है कुछ सीसीटीवी फुटेज उठाई हैं और हमने ये पता लगा लिया कि उस दिन मेरा बेटा किसके साथ था। अब पुलिस वालों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती कि जो काम हमारा था वो एक बेबस बाप कर रहा है, भटक रहा है इधर उधर। जब पुलिस वो सीसीटीवी फुटेज उठाती है, पुलिस को जो काम पहले करना था अब उन्हें याद आता, फिर वो कुछ सीसीटीवी फुटेज और सर्च करती है। पुलिस अपनी तरफ से सर्च करना शुरू करती है। इस सर्च के दौरान जो है पुलिस को एक क्लू मिलता है। वो क्लू ये था कि अभी तक जो वीएन रवि, मतलब किरण के पिता, जो लड़का मर गया उसके पिता ने जो फोटोज निकाले थे, उसमें जहां जहां वो बाइक दिखी, जहां जहां वो मंजूनाथ दिखा,
जिसने उस बच्चे को जो ले गया था, वहां वहां वो लड़का उसके साथ था। लेकिन जब वो वापसी में के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसकी बाइक पर वो लड़का नहीं था। अब सवाल ये उठा कि वो मंजूनाथ के साथ गया क्यों। असल में जो मंजूनाथ था वो 22 साल का था और जो किरण था वो 14 साल का था। लेकिन ये दोनों आपस में क्रिकेट खेलते थे, तो अच्छे मित्र तो ना कहेंगे, लेकिन अधिकतर देखते होंगे कि जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं या जो ग्राउंड में रहने वाले लोग होते हैं वो नॉर्मली फ्रेंड ही होते हैं। कई बार ये होता था कि मंजूनाथ के जो माता पिता थे वो किरण को खाना खिला देते थे जब कभी वीएन रवि या उनकी वाइफ परमिला घर पर मौजूद नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे संबंध थे। फिर मंजूनाथ पर जो है शक की कोई गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि जब जब से किरण गायब था वो लगातार उनका पूरा परिवार उनकी मदद कर रहा था। जहां जहां भी जाना होता था पूरी मदद कर रहा था, मतलब हर एक चीज में। और जो मंजूनाथ था वो कहीं भाग कर भी नहीं गया जब से किरण की गायब हुआ था, जब से उसकी डेथ हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि शक की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद जो है जब पुलिस चेक कर रही थी तो एक दिन एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मंजूनाथ जो है वो एक ग्रोसरी शॉप से जो है निकल रहा है। अब पुलिस जो है वो उस ग्रोसरी शॉप में पहुंचती है और उसमें जो है मंजूनाथ के बारे में पूछताछ करती है। उसके बाद पता लगता है कि इसने वहां से 5 जो है ब्लेड्स खरीदे थे। ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद जो है मंजूनाथ को उठाया जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो वो गुमराह करने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद जो है होता क्या है कि पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब वो मान जाता है कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें की है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि दोनों फैमिलीज के बीच में इतने अच्छे संबंध, फिर ये सारी चीज़ें उसने की क्यों, ये भी चीज़ें बताएंगे। इसके बाद जो है पुलिस मुकदमा एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद ट्रायल होता है। फिर जज सुशीला जो हैं वो फैसला सुनाती हैं। लेकिन उनके फैसले सुनाने से पहले लगभग सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग्स 25 गवाह थे, सारे के सारे गवाह जो हैं वो मुकर जाते हैं। वो साफ इनकार कर देते हैं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके पिता जो थे वो लैंडलॉर्ड थे और उनकी जो है उस इलाके में काफ़ी धमक थी। लेकिन इसके बाद भी जो है जो उसने ब्लेड्स खरीदे थे, तो जो किरण की हत्या हुई थी वो एक धारदार हथियार से हुई थी। तो जब जो ब्लेड्स के कुछ निशान थे वो उसके हाथों पर थे। झाड़ियों में उसने लाश को फेंका था, तो झाड़ियों से निकलते वक्त उसकी कोहनी में और बाकी जगहों पे कुछ जो स्क्रैच थे। तो मेडिकल रिपोर्ट्स में उन सारी चीज़ों का जो है रिकॉर्ड था। उन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स के बेस पे जो जज सुशीला थी उन्होंने जो है उम्र कैद की सजा सुनाई। इस सजा के बाद जो है जब ये सजा हो गई, फिर जो वीएन रवि और परमिला थी, मतलब किरण यादव के माता पिता, उनको धमकियां मिलने लगी। उसके बाद उन्होंने बेंगलोर छोड़ दिया और पता नहीं कहाँ चले गए। सबसे बड़ा ट्विस्ट है ये इतना सब हुआ क्यों। इसके पीछे कारण ये था कि जो मंजूनाथ था वो एक लैंडलॉर्ड का बेटा था। उसके पिता के पास कई सारे मकान थे, तो वहां पर एक किराएदार रहते थे। तो जो परमिला थी वो मंजूनाथ की माँ से अक्सर शिकायत किया करती थी कि जो आपका बेटा है वो फला किराएदार के यहाँ जो है जाता है जब उसका पति घर पर नहीं होता है। और एक बार जब ये शिकायत की तो उसकी माँ ने जो है उसको डांटा कि तुम ऐसा करते हो। पहले तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में जब एक दो बार परमिला ने ये बात उसकी फैमिली से कही तो धीरे धीरे जो है उसको गुस्सा आ गया। सबक सिखाने के लिए उसने इतना बड़ा कांड कर दिया।
ये थी आज की कहानी। मतलब एक, ये सोसाइटी में अक्सर होता है कि जब जब भी कोई ऐसी चीजें देखता है तो वो शिकायतें करता है, लेकिन वही शिकायत जो है उनके बेटे की मौत की वजह बन गई।